गुड इवनिंग एवरीबॉडी। अनअकैडमी स्टूडियो प्रभाव में आपका स्वागत है। हम बात करने जा रहे हैं अब हमारा जो पीएसएलवी के बाद हमने जो जीएसएलवी की शुरुआत की थी उसमें जीएसएलवी बेसिक हमने समझ लिया था, लेकिन हमें उसमें समझना है जीएसएलवी मार्क 3 और इसलिए समझना है क्योंकि चंद्रयान 2 हाल फिलहाल की घटना है, इस कारण से उस पर सवाल बनने की उम्मीद बहुत ज्यादा है, इसलिए आपको उसको रेडी तो करना ही पड़ेगा ही। तो जीएसएलवी मार्क 3 के साथ साथ आज हम स्टार्ट करेंगे आरएसएलवी को भी और समझेंगे कि आरएसएलवी किस तरीके से काम करता है। सभी को गुड इवनिंग, जो लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पर संक्षिप्त में फिर से उन लोगों की हम मदद कर दें जिन्हें अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेने में कोई कठिनाई हो रही हो। और मैं रिपीट कर दूं कि 13 तारीख से हमारा इकोलॉजी और इन्वायरमेंट स्टार्ट होने जा रहा है। 18 क्लासेस होगी, 36 घंटे में हम इकोलॉजी इन्वायरमेंट को कंप्लीट कवर करेंगे। मुझे ये सब्जेक्ट इसलिए पसंद है क्योंकि छोटा सिलेबस और सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस, बहुत ज्यादा वेटेज रखता है। आप अगर देखेंगे तो स्पेशल क्लासेस अनअकैडमी प्लस पर अभी भी डेमो के रूप में आपके पास अवेलेबल है। अलग अलग टीचरों की क्लासेस आप देख सकते हैं डेमो क्लास के रूप में। प्लस पर स्पेशल क्लास मतलब डेमो क्लास और फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। अपना मेल आईडी डालकर आप इन क्लासेस को देख सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, सारी बातें। इस समय जो एजुकेटर्स की अगर हम बात करें तो अनअकैडमी प्लस पर एक कंप्लीट टीम है जो पीटी मेंस इंटरव्यू से लेकर प्रेजेंट सिनेरियो में यूपीएससी के बदलावों को जानती है। इसलिए कंप्लीट टीम है जहां पर आप कंप्लीट अपना कोर्स पूरा कर पाएंगे। हमारा जो नया कोर्स स्टार्ट हो रहा है वो 13 सितंबर से 5 अक्टूबर का है और 13 सितंबर से 5 अक्टूबर में हम कंप्लीट करेंगे इकोलॉजी और इन्वायरमेंट को। फर्स्ट क्लास इकोसिस्टम से स्टार्ट करेंगे, 2-2 घंटे की क्लास होगी। 5:30 से 7:30 हमारा क्लास रहेगा। अगर आप 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो वैसे तो वो 35,000 का है, लेकिन अगर आप MK लाइव यूज कर ले तो वो सब्सक्रिप्शन आपको केवल 31,500 में ही मिल जाएगा। 2 साल का सब्सक्रिप्शन वे लोगों को मैं प्रेफर करने के लिए कहूंगा जो ग्रेजुएशन के साथ तैयारी कर रहे हैं या केवल हमसे ही कोर्स करना चाहते हैं या जॉब के साथ तैयारी कर रहे हैं। तो एक धीमे धीमे तैयारी चलती रहेगी, घर बैठकर भी 56,000 का है 2 इयर्स का सब्सक्रिप्शन। लेकिन आप अगर MK लाइव रिफर कोड यूज कर लेते हैं तो ये 50,400 में ही अवेलेबल हो जाएगा। सब्सक्रिप्शन कैसे ले सकते हैं तो अपने मोबाइल पर जाकर आप यूपीएससी अनअकैडमी प्लस को डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट पर जा सकते हैं। यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम को टारगेट करने के बाद गेट सब्सक्रिप्शन पर आप जाएंगे। गेट सब्सक्रिप्शन के बाद आप अपना जो भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ, उसे सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे आपने मान लेते 12 महीने का सब्सक्रिप्शन सेलेक्ट किया तो फिर आप यहां पर रेफर कोड डाल दीजिए और रेफर कोड अप्लाई करने के बाद आपको वो 10% ऑफ होकर 31,500 में अवेलेबल होगा। आइए शुरुआत कर रहे हैं आज के क्लास की। आज हम शुरुआत करेंगे जीएसएलवी। हमने कल जो डिस्क्राइब किया था वो जीएसएलवी एक बेसिक मॉडल था। आज हम जो डिस्क्राइब करने जा रहे हैं वो पूरी तरह से जीएसएलवी मार्क 3 है। और आपको पता होगा कि मार्क 2 और मार्क 1 रूसी क्रायोजेनिक इंजन था। यह पहला स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन था और यह इस समय सर्वाधिक क्षमता वाला वाहन है। सर्वाधिक क्षमता वाला वाहन है हमारे पास जीएसएलवी मार्क 3। और इसलिए इसे समझना जरूरी है क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि चंद्रयान 2 में जिस प्रक्षेपण यान ने उसे पृथ्वी की पार्किंग ऑर्बिट में भेजा था जहां से वो चंद्रमा की कक्षा में एंटर करता है, तो वो केवल और केवल जीएसएलवी मार्क 3 ही था। तो उसके बारे में जानकारी जुटाना तो जरूरी है ही, हमें यूपीएससी के नजर से भी इसे समझना होगा। तो आइए शुरुआत कर रहे हैं आज की क्लास की। जीएसएलवी मार्क 3। चंद्रयान 2 अंतरिक्ष यान लॉन्च करने के लिए चुना गया जीएसएलवी मार्क 3 इसरो द्वारा विकसित एक 3 चरण भारी लिफ्ट लॉन्च वाहन है। वाहन में 2 ठोस स्ट्रैप ऑन, एक कोर तरल बूस्टर और एक क्रायोजेनिक ऊपरी चरण होता है। मतलब 3 चरणों का है इसमें ईंधन, पर यहां जो स्ट्रैप्ड ऑन है वो पहला चरण माना जा रहा है। यह बड़ा डिफरेंस है। इसके पहले हमने स्ट्रैप ऑन मोटर्स को आपको बताया था। कल वाला कंसेप्ट याद रखिएगा, इसमें कोई स्ट्रैप ऑन मोटर्स नहीं है,
वही पहला चरण है। तो जो दो स्ट्रेप ऑन मोटर इसमें हम चित्र में आपको दिखाएंगे, वो दो ठोस पहले चरण का ईंधन होगा और कोड़ तरल दूसरा चरण न कहकर कोड़ तरल बूस्टर कहेंगे। एक्चुअली यहां पर एक नई बात यह है कि ये जो लिक्विड और ठोस, लिक्विड और सॉलिड, द्रव और ठोस ईंधन है पहले और दूसरे चरण का, ये कोई पहला दूसरा चरण नहीं, एक साथ दोनों जलते हैं और इसी कारण से इसकी जो वहन क्षमता है वो बहुत ज्यादा है। इसके पहले क्या करते थे, पहले सॉलिड को जलाते थे और हम स्ट्रेप ऑन लगा देते थे। अब हमने इसमें क्या करवाया कि जो सॉलिड ईंधन है और जो लिक्विड ईंधन है दोनों एक साथ जब जलेंगे तो इतना ज्यादा थर्स्ट मिलता है कि बहुत भारी से भारी वाहन को भी 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जाने में इसको ज्यादा कुछ टाइम नहीं लगता है। तो इसमें हम कहेंगे कि एक्चुअल में दो स्टेप का ही ईंधन है। एक स्टेप में सॉलिड और लिक्विड एक साथ दहन होंगे और एक स्टेप में क्रायोजेनिक इंजन। लेकिन हम उसे जब पढ़ेंगे तो 3 स्टेप में कहेंगे कि एक तो होगा दो ठोस स्ट्रेप ऑन, एक कोड़ तरल बूस्टर, ये दोनों एक साथ जलेंगे और एक क्रायोजेनिक ऊपरी चरण होता है। क्या तारीफ करें इसकी हम, तो आइए तारीफों के पुल बांध देते हैं। पहले तो जीएसएलवी मार्क 3 को 4 टन वर्ग के उपग्रहों को जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट या हम कहेंगे कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में भेजने के लिए बनाया गया। तो इसकी क्षमता कितनी है, 4 टन। 4 टन मतलब 4000 किलोग्राम तक के उपग्रहों को यह लेकर जा सकता है 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक, जबकि लगभग 10 टन से कम 9 टन 8 टन तक के वजन वाले उपग्रहों को अगर वजन बढ़ा दोगे तो ऊंचाई कम करनी पड़ेगी। लियो में ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। जीएसएलवी मार्क 2 की दक्षता से लगभग 2 गुना है। मतलब जीएसएलवी मार्क 2 की जो जितनी एफिशिएंसी थी उसकी तुलना में मार्क 3 की एफिशिएंसी जस्ट डबल है। तो क्या क्या तारीफ के रूप में कहेंगे, चंद्रयान 2 अंतरिक्ष यान लॉन्च करने के लिए चुना गया। जीएसएलवी मार्क 3 इसरो द्वारा विकसित एक 3 चरण भारी लिफ्ट लॉन्च वाहन है। वाहन में 2 ठोस स्ट्रेप ऑन, एक कोड़ तरल बूस्टर और एक क्रायोजेनिक ऊपरी चरण होता है। जीएसएलवी मार्क 3 को 4 टन वर्ग के उपग्रहों को जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट या लगभग 10 टन कम वाले वजनों को लियो की कक्षा में ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है, जो जीएसएलवी मार्क 2 की क्षमता से 2 गुना है। जीएसएलवी मार्क 3 के 2 स्ट्रेप ऑन मोटर्स इसके मुख्य तरल बूस्टर के दोनों ओर स्थित है। मतलब जो तरल बूस्टर है उसके दोनों ओर आपको ये मिलेगा। मैं थोड़ा चित्र दिखा देता हूं आप लोगों को, आप इस चित्र पर ध्यान देना, इस चित्र पर गौर करना। ये जो है हम कहेंगे कि ये सॉलिड बूस्टर्स है, ये सॉलिड हैं, ये सॉलिड बूस्टर्स हैं और यहां पर बीच में ये जो कोर वाला है ये लिक्विड ईंधन है इसमें भरा हुआ। आप नाम देख सकते हैं इसका जीएसएलवी MK3D1। ये सबसे पहला हम कहेंगे कि जीएसएलवी मार्क 3 का वर्जन था, सबसे पहला वर्जन था ये। तो उसी का चित्र इसरो ने एक्सप्लेन किया है। तो यहां पर आप देखना, जैसे पहले क्या होता था कि ठोस, फिर लिक्विड, फिर क्रायोजेनिक, यहां ऐसा नहीं है। यहां पर सॉलिड दोनों तरफ है और बीच में लिक्विड है और इसी कारण से बहुत बड़ा थ्रस्ट, बहुत बड़ा एक तरीके से बल उत्पन्न होता है जो भारी से भारी वाहनों को ले जाने में सक्षम है। और यह है क्रायोजेनिक वाला जो पोर्शन है। यहां पर सैटेलाइट होंगे, यहां पर उपग्रह होंगे, तो हम इसे समझेंगे। पर चित्र को अब आइडिया रखना, चित्र के बेस पर आपको आइडिया लगता चला जाएगा। आइए अब हम चीजों को समझ लेते हैं। वह जीएसएलवी MK3 के 2 स्ट्रेप ऑन मोटर्स इसके मुख्य तरल बूस्टर के दोनों ओर स्थित हैं और उसमें जो ईंधन है, इंजन है, जो इसके पहले ठोस में इंजन हम पढ़ते थे S139, कल वाली क्लास याद करिए, और लिक्विड का इंजन होता था विकास इंजन। यहां नया इंजन बनाया गया है, उस इंजन का नाम है S200। तो यहां जो इंजन है सॉलिड में वो S200 के रूप में नामित, प्रत्येक में 205 टन समग्र ठोस प्रणोदक होता है और उनके प्रज्वलन का परिणाम वाहन लिफ्ट ऑन ऑफ होता है। लिफ्ट ऑफ का मतलब अपनी जगह को छोड़कर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में या पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार करने की ताकत रखता है। तो यहां जो मार्क 3 में इंजन है वो सॉलिड में 139 होता था सभी में, यहां पर जो इंजन है वो S200 नाम का इंजन बनाया गया है। तो सॉलिड फ्यूल के लिए जो इंजन यहां काम करेगा S200 है।
और लिक्विड प्रोपोर्शन के लिए हम कह सकते हैं कि L110 लिक्विड कोर बूस्टर के 2 क्लस्टर विकास लिक्विड इंजन लिफ्ट ऑफ के बाद वाहन के जोर को बढ़ाने के लिए, लिफ्ट ऑफ जैसे ही हो जाएगा उसके बाद वाहन की गति को बढ़ाने के लिए प्रज्वलित करेगा, और लिफ्ट ऑफ के बाद स्ट्रेप ऑन के अलग होने के बाद भी यह दोनों इंजन कार्य करना जारी रखेंगे। शब्दों को समझिएगा। तो जैसे ही लिफ्ट ऑन करना होगा, लिफ्ट ऑफ करना होगा, तो ये जो दोनों सॉलिड है ये बर्न होंगे, और जैसे ही बर्न होकर शुरू होगा, अब जो लिक्विड है उसके अंदर भी 2 इंजन है, 2 विकास इंजन है, और उन दोनों विकास इंजनों के ज्वलन से अब वो तेजी से और अपनी गति को बढ़ाएगा। जब ये दोनों सॉलिड अलग हो जाएंगे तब भी ये लिक्विड ईंधन उसे और ऊंचाई तक ले जाएगा, ताकि हम उसे 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचा सके, 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचा सके। GSLV Mk3D1 ये पहली उड़ान थी GSLV Mk3D1 की, याद रखना। GSLV Mk3D1 इसका सबसे पहला वर्जन है, विकासात्मक उड़ान है, जिसे GSAT-19 उपग्रह को 5 जून 2017 को सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया था। तो क्या फैक्ट याद रखना है, GSLV Mark 3 D1 इसका सबसे पहला वर्जन है, और कौन सा उपग्रह सबसे पहले प्रक्षेपित किया गया था, GSAT-19 सबसे पहला प्रक्षेपित किया गया उपग्रह था GSLV Mark 3 से। फिर GSLV Mark 3 में दूसरा वर्जन आया D2। यह दूसरी विकासात्मक उड़ान थी, D का मतलब डेवलपमेंट, और GSAT-29 को, जो अभी तक का भारत का सबसे भारी उपग्रह है, अभी तक का भारत का सबसे भारी उपग्रह जो भारत की भूमि से प्रक्षेपित हुआ है, वैसे तो सबसे भारी उपग्रह GSAT-11 है, लेकिन 29 भारत की भूमि से प्रक्षेपित किया गया सबसे भारी उपग्रह है, और अभी तक का सबसे भारी उपग्रह लगभग 3500 किलोग्राम तक के उपग्रह को लॉन्च किया था श्रीहरिकोटा से 14 नवंबर 2018 को, एक उच्च क्षमता का संचार उपग्रह है। तो पहला GSLV Mark 3 D1, दूसरा GSLV Mark 3 D2, और GSAT-29 याद रखना अभी तक का सबसे भारी उपग्रह जो भारत की भूमि से प्रक्षेपित किया गया, लगभग 3500 किलोग्राम के बराबर का वेट है। और GSLV Mark 3 M1 इसका तीसरा वर्जन, जिसका अभी अभी उपयोग हुआ था, चंद्रयान 2 भारत का दूसरा चंद्र मिशन 22 जुलाई 2019 को सतीश धवन स्पेस सेंटर से हरिकोटा से पृथ्वी पार्किंग ऑर्बिट में इजेक्ट किया गया। तो अभी तक GSLV Mark 3 ने 3 बार उड़ानें भरी हैं। GSLV Mark 3 D1, GSLV Mark 3 D2 और GSLV Mark 3 M1 मतलब मून के लिए पहला GSLV। तो याद रखना अभी तक इसकी 3 उड़ानें भरी गई हैं। क्या क्या खासियत आप रखेंगे इसमें, तो शुरुआत में हिंदी मीडियम वाले अगर लिखने चाहेंगे तो क्या क्या लिखेंगे कि हम लिख सकते हैं कि GSLV Mark 3 सबसे पहले हम चंद्रयान के बारे में बताएंगे कि इसको चुना गया था, और इसी के द्वारा चंद्रमा को हम चंद्रयान 2 को हम पृथ्वी की पार्किंग कक्षा में भेज पाए। फिर हम इसमें लिखेंगे कि 4 टन तक के वजनों को यह जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में ले जा सकता है उपग्रहों को, जबकि 10 टन से कम वजन वालों को यह लियो की कक्षा में ले जाने की क्षमता रखता है। अभी तक इसके 3 सफलतापूर्वक उड़ानें रही। सबसे पहली GSLV Mark 3 D1, दूसरी GSLV Mark 3 D2, तीसरी GSLV Mark 3 M1। यहां पर जो ईंधन है वो 3 चरणों का ईंधन है, या 3 चरणों वाला यह प्रक्षेपण यान है, जिसमें सॉलिड के 2 ईंधन स्ट्रेप अप बूस्टर के रूप में लिक्विड कोर ईंधन के रूप में उपस्थित होता है, और ऊपर स्टेज में क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग किया जाता है। इतनी हवाबाजी इसमें करने के बाद हम इसके टेक्निकल बिंदुओं पर आ रहे हैं, इसके टेक्निकल पॉइंट पर अब आ रहे हैं। तो आइए टेक्निकल पॉइंट पर आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले लाल लालियों के डाउट देख लेते हैं। GSLV B1 ने भी प्रयोग एक संचार उपग्रह GSAT फर्स्ट को 36,000 ऊंचाई पर स्थित भूस्तरीय कक्षा में स्थापित नहीं कर सका और लगभग नीचे रह गया। कह सकते हैं वो सारी बातों को इतना ना याद रखे गहराई में राम जी, जो हम कोशिश कर रहे हैं उसी दायरे में रहने की कोशिश इसलिए करिए क्योंकि हमें इसी में सारा कुछ देखना है।
क्लास लेना चाहे तो उसके बारे में बताया। अगर अभिमन्यु, अगर आप केवल क्लास इन्वायरमेंट इकोलॉजी का लेना चाहते हैं तो 1 मंथ वाला भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, पर वो थोड़ा महंगा पड़ सकता है। ज्योग्राफी में एनसीईआरटी की क्लासेस आकाश जल्दी शुरू होगी। अब एनसीईआरटी की क्लासेस संडे टू संडे, हम कभी मैराथन क्लास भी ले लेंगे उसमें। उसके बाद जीएसएलवी का वजन उपग्रह ले जाने की क्षमता 4 टन की, और अगर हम कह सकते हैं तो 10 टन के वजनों को भी ले जा सकता है। बिल्कुल, एनसीईआरटी को आप लोगों ने काफी पसंद किया है तो हम एनसीईआरटी की क्लास कंटिन्यू करेंगे, एनसीईआरटी की क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे, उससे घबराइएगा नहीं। एनसीईआरटी क्लास 6, 7, 8 सारी कंप्लीट करेंगे धीमे धीमे। फिर आइए अब शुरुआत कर रहे हैं इसके टेक्निकल पॉइंट पर। सबसे पहले कोर स्टेज। कोर स्टेज का मतलब लिक्विड वाला, ये कोर स्टेज है। यहां पर पहला स्टेज और दूसरा स्टेज नाम नहीं दिया है इसरो ने, याद रखना, इसलिए कोर स्टेज। इसमें लिक्विड स्टेज L110 लिक्विड स्टेज लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर में डिजाइन और विकसित किए गए 2 विकास इंजन हैं। हमेशा ही लिक्विड के लिए विकास इंजन का उपयोग किया जाता है, और इसमें ईंधन के रूप में उपयोग किया गया है अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्राजिन और नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड वही कल वाला जो कंटेंट था वही इसमें यूज किया गया है। 2 विकास इंजन और अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्राजिन प्लस N2O4 नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। फिर ठोस रॉकेट बूस्टर S200 इंजन है इसमें। ये ठोस रॉकेट बूस्टर है, यहां पर ठोस रॉकेट बूस्टर है, इसलिए यहां पर कोई पहली स्टेज और दूसरी स्टेज मत लिखना, बल्कि यहां पर अगर आप लिखना चाहे MK3 में तो आप लिख सकते हैं कोर इंजन। कोर इंजन मतलब लिक्विड और बूस्टर मतलब ठोस ईंधन। ठोस ईंधन। तो जीएसएलवी MK3 लिफ्ट बंद के लिए आवश्यक भारी मात्रा में बल प्रदान करने के लिए 2 S200 ठोस रॉकेट बूस्टर का उपयोग करता है, और जिसका विकास विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में किया गया है। तो टेक्निकल पॉइंट के रूप में क्या याद रखेंगे, यहां कोई आप ये नहीं कहेंगे कि फर्स्ट स्टेज का ईंधन सेकंड स्टेज का ईंधन, नहीं, यहां कहेंगे बूस्टर का ईंधन और कोर ईंधन। कोर ईंधन मतलब लिक्विड वाला, और बूस्टर वाला मतलब कहलाएगा सॉलिड वाले। तो ये 2 बूस्टर हैं, S200 वाले इंजन इसमें होंगे, लगभग 205 टन तक का हम कहेंगे कि इसमें ईंधन होगा। और ईंधन के रूप में ठोस ईंधन में हम क्या करते थे, हाइड्रोक्साइल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन, वही यूज करेंगे। कोर इंजन है जो उसमें लिक्विड ईंधन है, और लिक्विड ईंधन के रूप में अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्राजिन प्लस नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड है। यहां विकास इंजन, लेकिन 2 विकास इंजन इसके अंदर लगे हुए हैं। तो 2 सॉलिड बूस्टर और 2 विकास इंजन इसमें मदद करते हैं। सबसे पहले ये जलन होगा, सबसे पहले इनका प्रज्वलन होगा, और ये ऑफ करेंगे, मतलब हम कहेंगे कि एक तरीके से उसे उठाने में मदद करेंगे। और जब एक बार उसकी गति को और बढ़ाना हुआ तो इसका दहन शुरू होगा। और याद रखना है कि ऊपर जाने पर ये जब दोनों अलग हो जाएंगे, ये दोनों जब अलग हो जाएंगे तब भी यहां का जो लिक्विड है उसका दूसरा जो इंजन है वो फिर उसको एनर्जी देकर उसे काफी ऊंचाई तक ले जाएगा। अब यहां जो काम शुरू होगा वो होगा थर्ड का, क्रायोजेनिक अपर स्टेज। क्रायोजेनिक अपर स्टेज, इसे CUS कहते हैं। भारत के सबसे बड़े क्रायोजेनिक इंजन C20, याद करिए कल मैंने लिखवाया था कि भारत का पहला क्रायोजेनिक इंजन 7.5 था, यह क्रायोजेनिक इंजन 20 है द्वारा संचालित, जिसे लिक्विड प्रोपोर्शनल सिस्टम सेंटर द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। बस इतना भी आप याद रख लेंगे तो बहुत सफिशिएंट है। पर अब मैं आपको क्रायोजेनिक इंजन के बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूं, समझिएगा, थोड़ा टेक्निकल जरूर है, लेकिन क्रायोजेनिक इंजन को अगर आप समझ गए तो थोड़ा बेटर हो जाएगा आपको याद करने में। अब समझिएगा कि क्रायोजेनिक इंजन होता क्या है, समझने की कोशिश करते हैं। क्रायोजेनिक इंजन होता क्या है, सारी बातों को समझ रहे हैं। तो अब हमने देख लिया, अगर इसको चित्र के रूप में हम बताना चाहें, चित्र के रूप में हम बताना चाहें तो आप इसे ऐसे याद रखिएगा। तो यहां पर सॉलिड फ्यूल है, सॉलिड फ्यूल है, ठोस ईंधन है, ठोस ईंधन यहां पर, और यहां पर ठोस ईंधन और हाइड्रोक्साइल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन। यहां पर लिक्विड फ्यूल है, और लिक्विड फ्यूल के रूप में आप कह सकते हैं कि अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्राजिन, नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। यहां पर क्रायोजेनिक इंजन है, क्रायोजेनिक इंजन है,
और यहां पर आपका सैटेलाइट बैठा हुआ है। कई सैटेलाइट भी हो सकते हैं। तो एक तरीके से हम जो कहेंगे कि चित्र के रूप में थोड़ा सा यहां पर बदलाव आ जाएगा। चित्र के रूप में ये मार्क 3 है, ये मार्क 3 है जिसमें इंडिया के द्वारा बनाया गया क्रायोजेनिक इंजन है और अभी तक का सबसे भारी प्रक्षेपण यान है भारत का। तो इसे आप याद रख सकते हैं। अब मैं आ रहा हूं क्रायोजेनिक इंजन को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहली बात ये आप समझिएगा, फिर मैं सारा कुछ पढ़ूंगा जो भी बोर्ड पर लिखा होगा। इसका नाम जो रखा गया है क्रायोजेनिक, उसका सबसे बड़ा कारण है इसके ईंधन के आधार पर। इसका जो ईंधन होता है वह लिक्विड नाइट्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन जहां ईंधन का काम करेगा, ऑक्सीजन वही उसको जलाने में मदद करेगा। और क्योंकि बहुत ही निम्न ताप पर, बहुत निम्न मतलब -150, -170, हम इसे अगर कहना चाहे टेक्निकली तो लगभग -320 फ़ारेनहाइट, इस टेम्परेचर पर -320 फ़ारेनहाइट या लगभग 170-180 माइनस में टेम्परेचर जो होगा, उस स्टेज में जो नाइट्रोजन होती है वो लिक्विड अवस्था में आएगी। अब आप कल्पना करो कि आपने लगातार नाइट्रोजन को ठंडा किया था, ठंडा करते 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 वो लिक्विड स्टेज में आ गया है। तो लिक्विड स्टेज में वो छोटी सी जगह घेरेगा, लेकिन बहुत भारी होता है, वो बहुत भारी। तो क्रायोजेनिक इंजन का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि इसमें जो ईंधन होता है वो द्रव अवस्था में होने के कारण उसका भार बहुत ज्यादा रहता है। लेकिन इसका एडवांटेज ये है कि अब आप कल्पना करिए कि वो जो लिक्विड है, सबसे पहले तो वो गैस अवस्था में कन्वर्ट होगा। तो गैस अवस्था में कन्वर्ट करने वाला उसका फर्स्ट फेज होगा। यहां पर वो कुछ हीट एब्जॉर्ब करेगा। अब ऐसी सिचुएशन में जो थर्स्ट होगा, क्योंकि उसका एक्सपांशन होगा, जब वो लिक्विड से गैस में बदलेगा ना, तो एक्सपांशन होगा, लगभग 700 गुना उसका आकार बढ़ जाता है। तो बिना दहन के वो जो नाइट्रोजन है वो विस्फोट की तरफ फैलता है। और जब विस्फोट की तरफ फैलेगा तो जो थ्रस्ट मिलेगा वो अपने आप में अद्भुत होगा। अब उसके बाद नाइट्रोजन का हम दहन भी कराएंगे और वो एनर्जी जो रिलीज होगी उसको फिर यूटिलाइज करेंगे। तो यहां 2 बार एनर्जी रिलीज होती है। एक तो नाइट्रोजन के एक्सपांशन के कारण एक थ्रस्ट मिलता है, क्योंकि विस्फोट का मतलब अचानक आयतन में हुई वृद्धि है। तो नाइट्रोजन जो लिक्विड फॉर्म में था वो गैस में कन्वर्ट होगा, तो उसका एक्सपांशन लगभग 700 गुना होता है, 700 गुना। अब ऐसी सिचुएशन में एक थ्रस्ट ऊपर जाने का वो मिला, और जब दहन कराएंगे उस गैस को तो उसका अलग से एनर्जी मिलेगी। इस कारण से क्रायोजेनिक इंजन को हम इतना महत्वपूर्ण इंजन मानते हैं। इसमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था कि इतने लो टेम्परेचर को पर कंबस्ट करना और उस टेम्परेचर को मेंटेन करना कि वो लो टेम्परेचर बरकरार रहे, अन्यथा एक साथ पूरी की पूरी नाइट्रोजन अगर गैस अवस्था में कन्वर्ट हो गई तो रास्ता भटक सकता है और आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इस कारण से इसमें जो दहन कक्ष था वो बहुत ज्यादा जरूरी था, आइए देखते हैं क्रायोजेनिक इंजन। इसरो ने बहुत गंदा चित्र दिया है, बट इतना जटिल एक्चुअली जो चित्र है वास्तव में इतना जटिल है। इसे सरल करने की कोशिश करेंगे तो आप लोग उसमें अब क्या क्या समझेंगे वो समझने वाली बात आपको देखनी है। सबसे पहली बात अगर हम देखेंगे तो हाई थ्रस्ट क्रायोजेनिक इंजन C20 डेवलपमेंट। यह उच्च थ्रस्ट क्रायोजेनिक इंजन गैस जनरेटर चक्र पर आधारित है, जिसमें एकीकृत इंजन परीक्षण से पहले प्रत्येक उप प्रणाली के स्वतंत्र विकास के लिए कार्य हुआ। तो हमने सीधा क्रायोजेनिक इंजन नहीं बनाया, हमने उसके सारे एक एक अलग अलग हिस्सों का डेवलपमेंट किया और उस सारे डेवलपमेंट के परीक्षण के बाद हमने सबको जोड़ा, तो फिर वो क्रायोजेनिक इंजन डेवलप हो गया। आइए समझते हैं क्रायोजेनिक इंजन में होता क्या है। समझिएगा, ये फ्यूल टैंक है और ये जो फ्यूल टैंक है इसमें भरा है नाइट्रोजन लिक्विड फॉर्म में, और ये ऑक्सीडाइजर टैंक है, इसमें भरा है लिक्विड ऑक्सीजन, और ये कंट्रोल वाल्व होते हैं कितना अमाउंट जाएगा। और साथ ही साथ जैसे ही यहां पर ये पहुंचेंगे तो ये जो एक्सपांशन होगा लिक्विड से गैस फॉर्म में, ये एक अलग थ्रस्ट देगा और यहां पर हम उसको कंबस्ट कराएंगे और बर्निंग होने के बाद जो एनर्जी रिलीज होगी
उस एनर्जी रिलीज के कारण हमें एक और थ्रस्ट मिलेगा। हम कह सकते हैं कि यहां डबल थ्रस्ट का बेनिफिट होता है। समझने वाली बात पर ध्यान दीजिएगा। उच्च क्षमता क्रायोजेनिक इंजन दुनिया में ऊपरी चरणों के सबसे शक्तिशाली क्रायोजेनिक इंजनों में से एक है C20, जहां पर 4 प्रकार के पावर साइकिल होते हैं। सबसे पहला प्रेशर फेड साइकिल, मतलब प्रेशर का रिलीज होना और एक्सपांशन होना, तो प्रेशर फेड साइकिल। ये थोड़ा अंग्रेजी में इसलिए क्योंकि इसकी शब्दावली ट्रांसलेट करने में तकलीफ जा रही थी। फिर एक्सपांशन साइकिल और फिर गैस जनरेटर साइकिल, एक्सपांशन होने के बाद गैस में कन्वर्ट होगा, और फिर स्टेक कंबशन साइकिल। तो सबसे पहले दाब मुक्त होना, दाब मुक्त के बाद उसका प्रसार होना, प्रसार होने के बाद उसका गैस अवस्था में बदलना, और गैस अवस्था के बाद उसका दहन होना। अगर आप इसको समझना चाहे संक्षिप्त में, तो सबसे पहले दाब का रिलैक्स होना, दाब का मुक्त होना, फिर उसका प्रसारित होना, प्रसारित होने के बाद उसका गैस में कन्वर्ट होना, और फिर दहन होना। ये स्टेप बाय स्टेप हम इसमें काम कर सकते हैं। ये जो यहां पर गैस होती है, ये जो प्रेशराइज्ड गैस है, ये हीट एक्सचेंज है, ये हीट एक्सचेंज है। धीमे धीमे यही से हम कहेंगे कि गैसों को प्रेशराइज किया जाता है या उसको कंट्रोल किया जाता है, उसके अमाउंट को। इसी के द्वारा हम कंबशन चैम्बर को भी कंट्रोल कर सकते हैं। ओवरऑल अगर एक सिंपल सी बात आपके सामने मैं कहूं, तो क्रायोजेनिक इंजन इतना ज्यादा थ्रस्ट क्यों क्रिएट करता है? 2 कारण से। एक तो लिक्विड नाइट्रोजन गैस फॉर्म में कन्वर्ट जब होगा तो 700 गुना वॉल्यूम बढ़ जाता है, और दूसरा जब इसका बर्निंग होगा तो बहुत लो टेम्परेचर पर बर्निंग जब किया जाएगा तो एनर्जी जो रिलीज होगी वो बहुत ज्यादा होगी। याद करिए कि मैंने आपको ज्योग्राफी में पढ़ाया था कि जो जेट चलती है उसके लिए सबसे बड़ा रीजन था टेम्परेचर डिफरेंस। जेट हवाओं में सबसे बड़ा कारण था तापांतर। तो यहां पर जब तापांतर से जेट हवाएं चल सकती हैं, तो यहां पर तापांतर से तो बहुत ज्यादा वेग प्राप्त कराया जा सकता है। इतना कंसेप्ट जरूर याद रखिएगा। क्रायोजेनिक इंजन से तात्पर्य ऐसे इंजन से है जो अति निम्न ताप पर -150 डिग्री पर ईंधन का दहन करने की क्षमता रखता है। इस इंजन में ईंधन के रूप में द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन, सॉरी मैंने नाइट्रोजन कह दिया होगा, तो द्रव हाइड्रोजन रखिएगा याद, द्रव हाइड्रोजन याद रखिएगा, सॉरी मैंने नाइट्रोजन कह दिया है, उसे हाइड्रोजन कर दीजिएगा। क्रायोजेनिक इंजन बनाने की सबसे बड़ी चुनौती अत्यधिक निम्न ताप पर दहन कक्ष का निर्माण करना है। यह मैंने उसी बात को समझाया है जो हमने अभी लिखवाया था। पर आपको क्या याद रखना है उस बात पर गौर करिएगा। आपको याद रखना है कि क्रायोजेनिक का नाम इसलिए रखा क्योंकि अत्यंत निम्न ताप पर काम करता है। दूसरे 2 पॉइंट टेक्निकल याद रखने हैं कि यहां पर जो द्रव हाइड्रोजन है, या हम कहेंगे कि जो ईंधन है उसका जो तापीय प्रसार होता है, वो तापीय प्रसार यहां पर सबसे ज्यादा बड़ा परिवर्तन लाता है। वो जो लिक्विड फॉर्म से गैस फॉर्म में कन्वर्ट होता है वो एक बहुत बड़ा परिवर्तन क्रिएट करता है। और फिर दहन कक्ष के बारे में हम संक्षिप्त में लिख सकते हैं। तो इन बातों को जरूर याद रखिएगा। अब जीएसएलवी के उपयोग से पहले आप लोगों के डाउट देख लेते हैं। पर्यावरण अगर आप लेना चाह रहे हैं तो सिंपल सी बात याद रखिएगा कि आप 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और उसके बाद क्रायोजेनिक इंजन के इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल का डेवलपमेंट आसान हो जाएगा। बिल्कुल राहुल, जो बहुत अच्छा पॉइंट अभी हम डिस्क्राइब करेंगे। पहली बार प्रयोग अमेरिका के द्वारा, एटलस के द्वारा। रामजी सिंह ने बहुत अच्छा पॉइंट यहां पर लिखा है, धन्यवाद। बिल्कुल हम कह सकते हैं सारे पॉइंट। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, यहां लिखने की बात थोड़ा सा समझा दूं मैं। आप जब समझाएंगे, मान लो कि आपसे सवाल पूछा गया कि जीएसएलवी मार्क 3 पर टिप्पणी लिखिएगा, तो मुझे पता है मैंने क्रायोजेनिक इंजन ज्यादा समझाया है, तो ज्यादा मत लिख देना, क्योंकि जीएसएलवी लिखने के लिए कहा गया है। तो जीएसएलवी मार्क 3 को जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं 1 पेज में खत्म करिएगा। लेकिन थोड़ा सा अगर मान लो अलग से सवाल आ जाए कि क्रायोजेनिक इंजन से आप क्या समझते हैं, तो ये जो दूसरा चित्र मैंने आपको दिखाया था वो चित्र आप बना देना। ये जो दूसरा चित्र हमने दिखाया था इसको बना देना। बाकी आप अगर क्रायोजेनिक इंजन के बारे में लिखेंगे तब जाकर थोड़ा सा क्रायोजेनिक को जितना मैंने समझाने की कोशिश की है उतना लिख देना। पर अलग से जब जीएसएलवी मार्क 3 पूछा जाए तो प्लीज क्रायोजेनिक पर इतना फोकस मत कर देना, क्योंकि वो केवल एक स्टेज है, निश्चित ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसी कंटेंट को जी भरकर डाल दोगे।
तो जीएसएलवी मार्क 3 की स्पेशलिटी लिख देना, क्या उसके अचीवमेंट है वो लिख देना, साथ ही साथ इस जीएसएलवी के टेक्निकल पॉइंट क्या है वो लिखना। अब हम देख रहे हैं जीएसएलवी का भारत के लिए इंपॉर्टेंस क्या है, जीएसएलवी का भारत के लिए महत्व क्या है, उसे समझिएगा। सबसे पहला, इस तकनीक के निर्माण के साथ ही भारत की मिसाइल तकनीक पूर्ण विकसित अवस्था में प्राप्त होती है। 8000 किलोमीटर की मारक क्षमता, याद रखना इसका डेवलपमेंट हमारे मिसाइल टेक्नोलॉजी के लिए बहुत जरूरी था। उसका रीजन है क्योंकि जहां पर हम सैटेलाइट डाल रहे हैं वहां विस्फोट रख दीजिए तो वही विस्फोट आपके मिसाइल टेक्नोलॉजी का काम कर लेगा। लेकिन अब हम मेरी बात जरा ध्यान से सुनिएगा। कल मुझे किसी विद्यार्थी ने शायद पूछा था मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम MTCR क्या है। अब जरा उसके बारे में समझ लेते हैं। MTCR के बारे में हम ये कह सकते हैं कि MTCR में क्या हुआ था, MTCR में क्या हुआ था कि कुछ देशों ने, कुछ लगभग 35 देश है इसके अंदर, इन देशों ने अपना एक संगठन बनाया था जिनकी मिसाइल टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा डेवलप थी और इन्होंने कहा था कि हम किसी भी देश को वो टेक्नोलॉजी नहीं देंगे जिसके पास ये टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं है। और इसमें सीमा रखी गई थी कि 300 किलोमीटर से ज्यादा मारक क्षमता वाली मिसाइलें ना तो किसी देश को इसकी टेक्नोलॉजी बेची जाएगी ना ही उसकी टेक्नोलॉजी को शेयर किया जाएगा। और इसी कारण से हमें दूसरे देशों से उस रेंज की मिसाइलें कभी खरीदनी पड़ती थी पर वो टेक्नोलॉजी नहीं देते थे हमें। भारत ने जब जीएसएलवी का डेवलपमेंट किया तो उसी के साथ हमें मिसाइल टेक्नोलॉजी भी समझ में आ गई कि कैसे मारक क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। और इसी के बाद भारत 2016 में MTCR का सदस्य बन गया है। और इसका सदस्य बनने का मतलब कि अब वो जो आपस में बने हुए जो सदस्य देश हैं वो अपनी टेक्नोलॉजी एक दूसरे को दे सकते। तो रूस अब टेक्नोलॉजी भारत को दे सकता है, अब कोई दूसरा देश टेक्नोलॉजी भारत को दे सकता है। तो यहां यह समझने वाली आपके लिए महत्वपूर्ण बात है कि जो मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम है, अब हम उसके सदस्य अगर बन गए तो अब हम किसी भी देश से लंबी मारक क्षमता वाली टेक्नोलॉजी भी प्राप्त कर पाएंगे। पर अब हमें उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि भारत ने अपने आप में ही ये डेवलपमेंट कर दिया है। अग्नि 5 और अग्नि 6 का जो विकास चल रहा है, 5 तो पूरी तरह से हो गया। उपग्रहों को प्रक्षेपित करने की यह क्षमता रखता है। जीएसएलवी के विकास के साथ भारत की उपग्रहों के प्रक्षेपण में आत्मनिर्भरता आ गई क्योंकि भारत अब भारी से भारी उपग्रहों को जीएसएलवी जैसी कक्षा में प्रक्षेपित करने की क्षमता विकसित कर चुका है। अन्यथा इसके पहले हमें फ्रेंच गुयाना जाना पड़ता था, या इसके पहले हम कहेंगे कि कई बार हमें रशिया से मदद लेनी पड़ती थी, फ्लोरिडा जाना पड़ता था नासा से मदद लेने के लिए। तो ये जो आप सॉल्यूशन समझ पा रहे होंगे, मेरी बात को अगर आप समझ पा रहे होंगे, जीएसएलवी के विकास के बाद भारत की निर्भरता कम हो गई। अब हम बहुत रेयरली, जैसे कि हमने एक जो सैटेलाइट जीसेट 11 बनाया था वो लगभग 5500 किलोग्राम का था, तब हमें फ्रेंच गुयाना जाना पड़ा। लेकिन अब हम 4 टन तक के उपग्रहों को खुद ही प्रक्षेपित करने की क्षमता रखते हैं। जीएसएलवी के विकास के कारण भारत भविष्य में मानव सहित प्रक्षेपण यान लेकर जा सकता है। यूपीएससी ने 2017 में सवाल पूछा था कि भारत की अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी बहुत विकसित है लेकिन भारत ने आज तक किसी मानव को उपग्रह के साथ नहीं भेजा, क्यों? तो उसमें सबसे पहला बैरियर था क्योंकि हमारे जो प्रक्षेपण यान थे उनकी इतनी क्षमता थी नहीं। न्यूनतम 4 टन की क्षमता होनी चाहिए प्रक्षेपण यान की, तब आप मानव को भेजने की योग्यता रखते हैं। और जीएसएलवी मार्क 3 के बनने के साथ ही पहला जो बैरियर था मानव को न भेजने का, वो दूर किया। दूसरा, यदि हमें मानव को भेजना है तो सॉफ्ट लैंडिंग, जो अभी चंद्रयान 2 में प्रॉब्लम आई, वो सॉफ्ट लैंडिंग की जो टेक्नोलॉजी है उसे और मजबूत और बेहतर करना होगा। तीसरा, यहां रीयूजेबल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल विकसित करना पड़ेगा। उसका रीजन है क्योंकि मानव को भेजेंगे तो वापस भी तो लाना पड़ेगा, इसलिए रीयूजेबल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल का डेवलपमेंट करना पड़ेगा। यह तीसरा बैरियर था। तो यूपीएससी ने पूछा था कि क्या क्या अभी तक दूरियां, कमियां हैं जिसके कारण हम मानव को नहीं भेज पाए, तो आप ये वर्णन कर सकते थे। इनमें से कई सारी अब हमने अचीव कर ली है, तो याद रखिएगा जीएसएलवी और जीएसएलवी मार्क 3 को, जीएसएलवी और जीएसएलवी मार्क 3 मैंने थोड़ा सा डिटेल में इसलिए करवाया इसे ताकि जीएसएलवी मार्क 3 इस बार आ सकता है,
खास करके चंद्रयान 2। आपकी यूपीएससी ना पूछे लेकिन कुछ गंदे पीसीएस वाले चंद्रयान 2 को अगर नहीं पूछना चाहेंगे तो जीएसएलवी मार्क 3 के बारे में वो जरूर सवाल पूछ सकते हैं। बिल्कुल आरएसएलवी की जरूरत पड़ेगी, अभी हम देखते हैं कि वो आरएसएलवी क्या होगा। बिल्कुल इंडिया इसका 35वां सदस्य बन गया है राम जी। आइए अब हम बात कर रहे हैं इसी में, धन्यवाद जो लोग शेयर के लिए लगातार रिक्वेस्ट कर रहे हैं। रीयूजेबल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, ये चित्र दिया गया है इसरो के द्वारा जो आरएसएलवी विकसित किया जाने वाला है उसका ये चित्र है। आइए देखेंगे आज हम चित्र के माध्यम से कि ये काम कैसे करेगा। रीयूजेबल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल जिस दिन ये विकसित हो गया, मान के चलो कि भारत का जो उपग्रह प्रक्षेपण का खर्च है वो आधा हो जाएगा, क्योंकि इसके पहले जितने भी प्रक्षेपण यान है वो जाते हैं लौट कर नहीं आते, तो वो जो बनाने में खर्च गया है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। तो यहां रीयूजेबल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, इसको आप देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार का ये चित्र बनाया गया है इसरो के द्वारा। आइए क्या खासियत होगी इसकी, क्योंकि इसके 1-2 परीक्षण हो चुके हैं, उन परीक्षणों को भी हम समझेंगे। तो रीयूजेबल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल या रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल ऐसा प्रक्षेपण यान जिसका उपयोग कई बार किया जा सकता है, रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल प्रकार का प्रक्षेपण यान होता है। इस प्रकार के यान को बनाने के लिए स्क्रैमजेट इंजन की आवश्यकता होती है। स्क्रैमजेट इंजन क्या है? तो यह भी क्रायोजेनिक इंजन ही है, क्रायोजेनिक इंजन ही है। तो 3 इंजन है, क्रायोजेनिक, स्क्रैमजेट, रैमजेट। तीनों इंजनों को समझ लीजिए। क्रायोजेनिक, रैमजेट, क्रायोजेनिक के बाद रैमजेट और स्क्रैमजेट। अब समझिएगा, क्रायोजेनिक का मतलब हुआ कि जिसमें हम ऑक्सीडाइजर के रूप में लिक्विड ऑक्सीजन का उपयोग करेंगे। रैमजेट का मतलब यह हुआ कि उसकी गति ध्वनि की गति से कम होगी, लेकिन उसमें ऑक्सीजन जो उपयोग किया जाएगा वो वायुमंडलीय उपयोग किया जाएगा। और स्क्रैमजेट का मतलब हुआ कि ऐसा रैमजेट इंजन जिसकी गति सुपरसोनिक होगी। सुपरसोनिक का मतलब समझ गए होंगे आप लोग, ध्वनि ज्यादा होगी और यह वायुमंडल के ऑक्सीजन का उपयोग करेगा। इसका मतलब जब ऐसा इंजन जो लिक्विड ऑक्सीजन की जगह पर वायुमंडल के ऑक्सीजन का दहन के लिए उपयोग करे तो उसका नाम रैमजेट भी कर सकते और स्क्रैमजेट भी। लेकिन अगर उसकी गति ध्वनि की गति से कम है तो हम कहेंगे कि वह रैमजेट है, और अगर उसकी गति ध्वनि की गति से ज्यादा है मतलब सुपरसोनिक है, तो वो जो रैमजेट के आगे एससी लगाया है ना, वो सुपरसोनिक को दर्शा रहा है, इसलिए उसका नाम स्क्रैमजेट हो गया। तो रैमजेट और स्क्रैमजेट में ये मुख्य अंतर यहां पर होता है। रैमजेट और स्क्रैमजेट में ये मुख्य अंतर यहां पर होता है। आइए अब इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। पहले आप अगर इसे अंग्रेजी में भी हम समझाएंगे। ये जो बनाया जाने वाला है वो कुछ इस तरीके का है जो इसरो ने चित्र दिया है, और इसरो के चित्र के अकॉर्डिंग इसमें जो कुछ महत्वपूर्ण संरचनाएं हैं, जैसे कि ये जो आप देख रहे हैं, ये जो संरचना देख रहे हैं इसे 11, और ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इसे रूडर नाम दिया गया है। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये इसलिए क्योंकि इसका कुछ यूज होगा, हम देखेंगे उसमें। फिर विंग, लैंडिंग एज, विंग, फ्यूजिलेबल स्ट्रेट बॉडी, या फिर हम कह सकते हैं फ्यूजलेज, नोज बॉडी और नोज कैप। तो एक तरीके से ये जो नोज कैप है ये नोज बॉडी है, और ये कंप्लीटली जो स्ट्रेट लाइन में बनाई गई बॉडी है। अब ये समझना है कि ये काम कैसे करता है, काम कैसे करेगा। देखना, ये जो परीक्षण होता है, जब मान लो कि इसके साथ सैटेलाइट जुड़ा होगा तो ये प्रक्षेपण होगा और ये अपने कक्ष में उपग्रह को छोड़ देगा, और उपग्रह छोड़ने के बाद ये वापिस सुपरसोनिक से एंट्री करते हुए नीचे समुद्र पर गिराया जाएगा, और फिर समुद्र से हम उसको वापिस प्राप्त कर देंगे। ये टेस्टिंग किया गया था, इसमें इसको छोड़कर यहीं पर वापिस समुद्र पर गिराया गया था, ये परीक्षण था। लेकिन एक्चुअल में कैसा होगा ये देखना।
एक्चुअल में ऐसा होगा कि ये सतीश धवन श्रीहरिकोटा, या फिर हम कह सकते हैं कि इसके लिए कुछ नया सेंटर बनाने की कल्पनाएं की जाएगी। तो सतीश धवन श्रीहरिकोटा से उड़ान भरेगा, ये उड़ान भरेगा, यहां पर ये उपग्रह को प्रक्षेपित कर देगा, और उपग्रह को प्रक्षेपित करने के बाद ये वापस लौटेगा, और वापस लौटने के बाद समुद्र में जब ये गिरेगा तो हम इसको वापस प्राप्त कर पाएंगे। इस तरीके से वर्क करेगा कि हम इसको कई बार यूज कर सकेंगे, कई बार किसी भी कक्षा में इसको छोड़ने के बाद हम इसको कई बार उपयोग कर सकते हैं। बिल्कुल, गगनयान भविष्य का मानव सहित मिशन होगा पुष्पेंद्र, पर अभी हम देखेंगे एक्चुअल में गगनयान का लक्ष्य मानव को किसी और जगह न ले जाकर केवल और केवल हम कह सकते हैं कि किसी पृथ्वी की निम्न कक्षा में ले जाना रहेगा, पृथ्वी की निम्न कक्षा में ले जाना रहेगा। और गगन नौवहन प्रणाली पुष्पेंद्र हम समझेंगे कि क्या होती है, वो नौवहन प्रणाली पर भी हम चर्चा करेंगे। हाइपरसोनिक का मतलब होता है राहुल ऐसा कोई यान जिसकी गति 5 मैक से ज्यादा हो। मैं रिपीट कर दे रहा हूं, जो राहुल का सवाल है, अगर कहीं पर भी गति 1 मैक से कम होती है, 1 मैक से कम होती है तो सबसोनिक, अगर 1 मैक से ज्यादा है तो सुपरसोनिक, और अगर 5 मैक से ज्यादा हो जाए तो उसे कहते हैं हाइपरसोनिक। क्या आप लोगों को यह आइडिया लग गया कि ये काम कैसे करेगा, रीयूजेबल वाला, ये किस तरीके से वर्क करेगा, ये आइडिया लग गया होगा शायद आप लोगों को। ये इसरो की वेबसाइट पर अवेलेबल है पूरी तरह से। आइए अब समझते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या क्या होगी, सारी बातों को देखते हैं। स्क्रैमजेट एक ऐसा इंजन होता है जो ईंधन को जलाने के लिए वातावरण के ऑक्सीजन का उपयोग करता है, तथा इस इंजन की गति सुपरसोनिक से कम हो तो ऐसे इंजन को रेमजेट इंजन कहेंगे। भारत ने 2017 में स्क्रैमजेट इंजन का उपयोग करके पृथ्वी के धरातल से 65 किलोमीटर ऊपर जाकर वापस सफलतापूर्वक लैंडिंग कर ली है। मतलब भारत ने इसका जो पहला टेस्टिंग है, भारत ने इसका जो पहला परीक्षण है वो पूरा कर लिया है। भारत ने इसका जो पहला परीक्षण है वो पूरा कर लिया है। यदि भारत स्क्रैमजेट इंजन विकसित कर लेता है तो मानव सहित अंतरिक्ष अभियानों में सफलता हासिल कर पाएगा। साथ ही इससे भारत की अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में आर्थिक दक्षता बढ़ेगी और अंतरिक्ष कचरे की मात्रा भी कम होगी। तो 2 बेनिफिट इसमें होंगे, 3 बेनिफिट इसमें होंगे। एक तो हम मानव को भेज पाएंगे, हमारी आर्थिक दक्षता बढ़ेगी क्योंकि हमारा खर्च कम हो जाएगा, और जो अंतरिक्ष कचरा निरंतर बढ़ रहा है वो भी कम हो जाएगा। आइए देखते हैं इसे। अंग्रेजी में मैंने इसलिए लिखवाया क्योंकि ट्रांसलेट नहीं हो पा रहा था, समझने की कोशिश करिएगा। रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल TD कंसिस्ट ऑफ ए फ्यूजलेज बॉडी, मतलब एक बॉडी है उसमें, एक नोज कैप है, डबल डेल्टा विंग है और ट्विन वर्टिकल टेल है। इट्स आल्सो फीचर सिमेट्रिकल प्लेस्ड एक्टिव कंट्रोल सरफेस। सिमेट्रिकली कुछ एक्टिव कंट्रोल सरफेस है, उन सरफेसों के 2 नाम हैं, वो नाम याद रखना, इलेवंस एंड रूडर। ये एक्टिव कंट्रोल सरफेसेस है, मतलब बहुत इन सरफेसों का फ्रिक्शन, इन सरफेसों का घर्षण हमारी मदद करेगा कैसे हम उसको रीयूजेबल को वायुमंडल में नियंत्रित कर सकते हैं। तो रीयूजेबल को नियंत्रित करने के लिए एक्टिव कंट्रोल सरफेस 11 और रूडर, इनको याद रखना है। दिस टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेटर वॉज बूस्टेड टू मैक नंबर 5, मतलब इसकी जो गति अभी हमने देखी थी वो मैक 5 की थी, तो एक तरीके से हाइपरसोनिक जैसा ही था। बाय ए कन्वेंशनल सॉलिड बूस्टर HS9 इसमें ईंधन है, डिजाइन फॉर लो बर्न रेट, मतलब धीमा जलेगा HS9, इस तरीके से इसको डिजाइन किया है। तो RLV-TD कंसिस्ट ऑफ फ्यूजलेज बॉडी, a nose cap, double delta wings and twin vertical tails. It's also features symmetrically placed active control surface called elevons and rudder. This technology demonstrator was boosted to Mach number 5 by conventional solid booster HS9 designed for low burn rate. The selection of material like special alloy, यहां पर कुछ विशिष्ट प्रकार की मिश्र धातुएं ली गई हैं,
composite and insulation material for developing an RLVTD, and the crafting of its part is very complex and demand highly skilled manpower. Many high technology machinery and test equipment were utilized for building this vehicle. तो ये जो वर्णन किया गया है किस प्रकार की चीज को बनाने के लिए हम मिश्र धातुओं का उपयोग करने वाले हैं, इसके लिए अच्छा बेहतर मानव संसाधन की भारत को जरूरत है और इसके लिए बहुत सारे परीक्षण और उच्च क्षमता वाले मशीनों की आवश्यकता है। और उसके बाद जो मैंने 11 और रूडर बताया था, ये 11 और रूडर है, ये मदद करेगा घर्षण को बेहतर करने में, ये मदद करेगा गतियों को नियंत्रित करने में। तो वो 11 और ये रूडर हैं, ये रूडर हैं, ये रूडर हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो रूडर बताया जा रहा है, ये रूडर जो है ये इसको कंट्रोल करने में मदद करेगा, ये कंट्रोल करने में मदद करेगा। तो इस कारण से इसको याद रखना है, आपको एक आइडिया के रूप में बस मैंने समझाया है। अगर आप इसका चित्र अपनी कॉपी में बनाना चाहेंगे तो इसका चित्र आप अपनी कॉपी में कुछ ऐसे बना सकते हैं। इसका नाम 11 आप रख सकते हैं, इसका नाम रूडर रख सकते हैं। ये नोज कैप है, नोज कैप है, और ये मेन बॉडी है, मेन बॉडी है। तो ओवरऑल अगर हम कहें तो ये वो टेक्नोलॉजी है जिसके बाद भारत की मिसाइल टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा योग्यता बढ़ जाएगी। तो आइए समझते हैं कि सारी बातें शॉर्टकट में हमने क्या बताई हैं, सारी बातें क्या बताई है। सबसे पहले हमने शुरुआत की थी सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, फिर एडवांस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, फिर PSLV, फिर GSLV, और फिर हम आ गए थे RSLV या केवल RLV पर। PSLV के बारे में कल डिस्क्राइब किया था। GSLV में हमने दो चीजें समझाई हैं, GSLV और GSLV Mark III। अब इसमें आपको मैं रिपीट कर दे रहा हूं, PSLV के 3 वर्जन बताए थे हमने कल, PSLV-G, PSLV-CA और PSLV-XL। GSLV Mark III को हमने अलग से बताया है। और फिर RSLV या RLV ये भविष्य के लिए होने वाला प्रक्षेपण यान होगा, और इसका विकास जब होगा तब जाकर हम जो हमारा गगनयान को हम सफल बना सकते हैं। गगनयान जो अभियान होगा हमारा वो तभी सफल हो पाएगा जब RLV का विकास होगा। RLV के विकास के लिए हमें स्क्रैमजेट इंजन की जरूरत है। स्क्रैमजेट एक ऐसा इंजन होता है जो वायुमंडलीय ऑक्सीजन का उपयोग दहन के लिए करता है तथा इसकी गति सुपरसोनिक होती है, सुपरसोनिक होती है। यदि इसकी गति सुपरसोनिक ना हो, ध्वनि की गति से कम हो, सुपरसोनिक हाइपरसोनिक तो स्क्रैमजेट, अगर ध्वनि की गति से कम हो तो इसी को हम नाम देंगे रैमजेट। ये बात जरूर याद रखिएगा। अंतरिक्ष प्रदूषण, भगत सिंह ठाकुर हम पढ़ेंगे। अंतरिक्ष प्रदूषण हमें पढ़ना है। कैसलर सिंड्रोम हम पढ़ेंगे, कैसलर सिंड्रोम के बारे में पढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। रामजी सिंह ने कोई गलत वर्णन नहीं, बढ़िया वर्णन किया है रामजी सिंह ने भी। थोड़ा इससे भी आइडिया ले सकते हैं आप लोग। कैसलर सिंड्रोम पढ़ेंगे रामजी सिंह, हम कैसलर सिंड्रोम पढ़ेंगे पूरी तरह से। गगनयान उसी पर निर्भर करेगा, गगनयान जब सफल होगा तो उसी पर निर्भर करेगा। तो डाउट पहले देख लेते हैं, डाउट देख लेते हैं। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो भारत की जो प्रक्षेपण यान तकनीक है उसमें देखना आप सवाल क्या क्या बन सकते हैं, उन सवालों पर आइएगा। सबसे पहला सवाल, भारत को गगनयान यदि सफल करना है, भारत को यदि गगनयान सफल करना है तब पुनर्उपयोगी प्रक्षेपण यान का विकास करना होगा। इस कथन के आधार पर पुनर्उपयोगी प्रक्षेपण यान का वर्णन कीजिए। तो पुनर्उपयोगी प्रक्षेपण यान का वर्णन क्या क्या कर सकते हैं आप लोग? बिल्कुल सारी बातें वो बताई जा सकती है कि पुनर्उपयोगी प्रक्षेपण यान एक ऐसा प्रक्षेपण यान है जो उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए कई बार उपयोग किया जा सकता है।
इन प्रक्षेपण यानों का विकास तभी संभव होगा जहां पर क्रायोजेनिक इंजन को विकसित करके स्क्रैमजेट इंजन में बदला जाएगा। एक ऐसा इंजन जहां पर दहन के लिए वायुमंडलीय ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। इस इंजन की गति सामान्यतः ध्वनि की गति से अधिक होती है, या इस प्रक्षेपण यान की गति ध्वनि की गति से ज्यादा होती है। इसी कारण से इसके इंजन को स्क्रैमजेट इंजन नाम दिया गया है। यदि गति ध्वनि के गति से कम है तो ऐसे इंजन को रैमजेट इंजन कहते हैं। सामान्यतः अभी तक इसरो के द्वारा इसका पहला परीक्षण 2016 में 2017 में किया गया है। इसकी संरचना में विशेष प्रकार की सक्रिय सतहों का उपयोग किया गया है जो घर्षण को नियंत्रित कर सकती हैं, जो इस प्रक्षेपण यान की गति को नियंत्रित कर सकती हैं। इस प्रक्षेपण यान के द्वारा उपग्रह को प्रक्षेपित करने के पश्चात इसे समुद्र पर पुनः प्राप्त किया जाता है ताकि इसका पुनः उपयोग किया जा सके। गगनयान, जहां पर भारत तीन भारतीयों को निम्न कक्षा में, पृथ्वी की निम्न कक्षा में भेजकर वापस लाएगा, इस प्रक्षेपण यान के बगैर वह असंभव होगा। इसलिए उस कार्यक्रम को पूरा करने से पूर्व हमें इस प्रकार के प्रक्षेपण यान का पूर्ण विकास करना अनिवार्य होगा। तो इतनी बातें आप इसमें याद रख सकते हैं। आदित्य L1 के बारे में भी पढ़ेंगे हम सोनू, लेकिन अभी नहीं। अभी हम देख रहे थे प्रक्षेपण यान तकनीक। अब कल से हम शुरुआत करेंगे भारत के द्वारा भेजे गए अभियान। कल से शुरुआत होगी चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 पर कल डिटेल में चर्चा कर पाएंगे तो ठीक, नहीं तो परसों भी कंटिन्यू रहेगा। फिर उसके बाद हम आ जाएंगे चंद्रयान 2 के बाद इसी में हम चर्चा करेंगे तीसरा जो होगा हमारा मंगलयान के जो बात चर्चा होगी वो गगनयान, भविष्य की जितनी भी है, फिर आदित्य L1, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो जो नेक्स्ट क्लास होगी अब हम वहां चर्चा करेंगे भारत के अभियानों की। गगन का फुल फॉर्म जीपीएस ऑग्यूमेंटेड, इस प्रकार से आप इसे देख सकते हैं। बाकी गगन हम इसमें पूरी तरह से कवर कराएंगे। और हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश का यूज कर सकते हैं। दीनाराम हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश का यूज कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं, एक सीमित मात्रा में कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? स्पेस शटल का वीडियो यूट्यूब पर है जिसमें धरती पर लैंडिंग करके दिखाया है। बिल्कुल राहुल, बढ़िया। STS-126 स्पेस शटल का है। फिर है जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन गगन, बिल्कुल कह सकते हैं। और फिर चंद्रयान 3 की कोई न्यूज है नहीं अभी, पर चंद्रयान 3 के लिए मानव की चर्चा की जा रही है, पर पहले चंद्रयान 2 को पुनः भेजा जा सकता है यदि कनेक्शन नहीं हुआ तो। गुड्डू जाट, हमने कक्षाओं को समझाया है, लियो की कक्षा, जियो की कक्षा। आप हमारी पहली वाली क्लासेस को ले लीजिए तो उसमें लियो जियो की सारी कक्षा हमने बताई हैं। जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेशन नेविगेशन, बहुत बढ़िया। तो आप नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इसमें भारत के द्वारा भेजे गए अभियान। नेक्स्ट क्लास में भारत के जितने अभियान हैं, चंद्रयान, मंगलयान, आदित्य, या फिर हम कह सकते हैं गगनयान, ये जितने भी यान हैं, या फिर हम जो स्पेस में हमारा जो एक स्टेशन बनाना चाहते हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो सारे के सारे जितने अभियान हैं नेक्स्ट क्लास से स्टार्टिंग होगी भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में अलग अलग अभियान। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इसके आगे की बातचीत। सभी को बेस्ट ऑफ लक, बाय, गुड नाइट।